हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि आज होने वाला है हिस्ट्री मेजर पेपर वाले स्टूडेंट का। जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 4 में है, हिस्ट्री मेजर पेपर जो MJ6 जो पेपर है, यानी इसका 1-2 दिन में इसका भी एग्जाम होने वाला है। शायद 28 या 29 तारीख के शायद इसका एग्जाम होने वाला है, तो उसका आज हम लेके आए हैं। अगर आप लोग सेशन अगर देख रहे होंगे तो सेशन है 2023 से स्टार्ट हुआ था, 27 सेशन है। अगर आप लोग पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है, ताकि आप लोग जाइए और इसका जो पीडीएफ है पूरा आप लोग देख के पढ़ सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मनोबल बना रहे आप लोग के प्रति किस प्रकार से तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आप लोग का मेजर पेपर या फिर मैनर पेपर जो भी आपका पेपर है सारा का हम कराने का प्रयास करते हैं और करेंगे आगे भी। तो चलिए, जो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है 1909 के माल मीटो सुधार अभियान के दोषों का परीक्षण करना है। जो 1909 में जो माल मीटो जो अभियान हुआ था, उसमें उस अभियान में किस प्रकार से दोष था, सुधार था, उसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसकी भूमिका से लेकर सारा इसका एक एक पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि माल मीटो क्या था नहीं था, फिर प्लस में इसके निष्कर्ष के भी बारे में, क्योंकि जब किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष अगर नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन बेकार दिखने लगता है और एग्जामिनर जो है वह नंबर काट देता है, नंबर सही तरीके से नहीं देता। अगर ये 15 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, तो कितना देगा, ढेर से ढेर 5-6 दे देता है अगर निष्कर्ष नहीं लिखा रहता है तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे माल मीटो सुधार के बारे में, इसके सारे एक एक चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट जो लिया गया है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट भूमिका से लिया गया है, जो कि भूमिका लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे भूमिका में यह बोला गया है कि 1909 में माल मीटो सुधार भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माने जाते हैं। इस सुधारों में औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अभियान 1909 कहा गया। जो कि माल मीटो जो सुधार था यह कब लाया गया था, तो ये 1909 में यह अभियान चलाया गया था, जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुधार तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड जॉन मॉल और वायसराय लॉर्ड मीटो, जो ये अगर इसका बोला जाए अगर प्रसिद्ध इनमें से कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में अगर देखेंगे तो जॉन मॉले, जो लॉर्ड जॉन मॉले था इसके सचिव थे। और जो इसका वायसराय कौन था, वायसराय की अगर हम बात करेंगे तो मीटो द्वितीय, जिसका अन्य नाम है मीटो द्वितीय या फिर लॉर्ड मीटो के नाम से प्रसिद्ध था। इन सुधारों के पीछे एक लंबा राजनीतिक अभियान, भारतीय राष्ट्रवाद का दबाव, कांग्रेस की मांगों और उदारवादी आंदोलन का प्रभाव, ब्रिटिश सरकार की फुट डालो और राज करो नीति सक्रिय थी। जो इस समय जब माल मीटो जब सुधार आया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अभियानों का सामना करना पड़ा था। जैसे मैं कांग्रेस की मांग उस समय हो रहा था, उदारवादी आंदोलन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, सारे एक एक चीज़ों का हम लोग देखेंगे। और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो फुट डालो और राज करो, मतलब कि भारतीय के एक दूसरे के जो हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर जातिवाद में किस प्रकार से उसमें फुट डालना है और ब्रिटिश लोग के इंडिया पर किस प्रकार से राज करना है, उस अभियान को भी चलाया गया था। ये सारी चीज़ें इसमें बतलाया गया है भूमिका के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा कि भारतीयों को निराशा, भारत के लोगों को किस प्रकार से निराशा हुई है उसके बारे में। तो 1909 के अभियान में भारतीय उदारवादी सरकार की स्थापना नहीं की गई और साथ ही साथ भारतीय काफ़ी निराश हुए और मालों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया था। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो भारत के लोगों को जिस प्रकार का जो शासन चाहिए था, जिस प्रकार का यहाँ के लोगों को सरकार चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। अब देखते हैं तो 7 दिसंबर 1908 में, जो 7 दिसंबर 1908 में इन्होंने लॉर्ड सभा में भाषण देते हुए कहा कि यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाए तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में भारत में संसदीय सरकार को स्थापना होनी है। मतलब कब ये बोला गया था, तो ये 7 दिसंबर 1908 ईस्वी को यह बोला गया था कि भारत के लोगों को किस प्रकार से संसदीय सरकार की स्थापना होना चाहिए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के तौर पर इसे रखा गया था। तब मुझे ऐसा कार्य से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः भारत में कनाडा की तरह औपनिवेशिक स्वराज्य माँ हो चाहता था। मतलब यहाँ पे गलत जो मिसटैप यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्वराज यहाँ पे मांग यहाँ पे लिखाया गया, तो यहाँ पे मिसटैप हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। गोखले ने माले के साथ बातचीत करने का संदर्भ राष्ट्रीय स्वशासित जो उपनिवेश आदि ये शब्दों का प्रयोग किया था और उन्हें मौले उपहास मात्र की समझाता था। जो गोलखे जो थे वह किससे बातचीत किए थे, वह मालों के साथ बातचीत किया था और उन्हें बोला था कि किस प्रकार से स्वशासित उपनिवेश मिले। इस प्रकार के बातचीत होने के बाद प्रयोग किया था। और साथ ही साथ जो गोलखे जो थे वह 7 दिसंबर 1908 ईस्वी के साथ इनके साथ बातचीत किए थे।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में किस प्रकार से लिखा गया है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत, जो सांप्रदायिक जो चुनाव की प्रणाली की शुरुआत किस प्रकार से किया गया था उसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बोला गया है। तो इसमें यह बोला गया कि 1909 के अभियान में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का सुप्रभात किया गया। मतलब उस सांप्रदायिक चुनाव का कब किया गया, प्रारंभ कब किया गया था, तो 1909 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। साथ ही क्योंकि चुनाव को मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि विधान परिषदों में दिया गया और बाद में शरत परिये में भी मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाने लगे। मतलब जो शरत परिये जो है उसमें भी मुसलमानों को किस प्रकार से सर्वोपरि माना गया और उससे ही सुरक्षा किए जाने लगे, और हिंदुओं को इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा था और इसे जातिवाद या फिर धर्मवाद इसमें होने लगा था। अगर 1925 इग्लो इंडिया आदि की पृथक प्रतिनिधि की मांग करने लगे और सू का सबसे बड़ा दोष यही साबित हुआ। मतलब जो हिंदू मुस्लिम की एकता जो थी उसे बिछाड़ने लगे, दोनों को फूट डालने का प्रयास किया गया था ये ब्रिटिश शासन के द्वारा। और इन्होंने एक सांप्रदायिक का जो बीज बोया था वो 1947 तक बहुत विनाश हो गया। मतलब इसमें अगर बोला जाए कि अगर किसी चीज़ को अगर शुरू बार में अगर बोल सकते हैं तो अगर लड़ाई किया जाए या फिर किसी प्रकार का विद्रोह जो फूट डालने का प्रयास किया था तो ये 1947 तक काफी ज्यादा विनाश में फैल गया। इसी की वजह से जो केवल भारत को खंडित किया, जो कि भारत को किस प्रकार से खंडित किया, तो एक साइड हो गए जो पाकिस्तान बोला जाता है और दूसरे में हो गया भारत, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में जो कि सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम देखने को मिलता है वो पाकिस्तान क्षेत्रों में, जो कि यहाँ पे बोल दिया गया जो मुसलमानों का एक सुरक्षित प्रतिनिधित्व बनाया गया था वही जो था वो पाकिस्तान के लोगों को बनाया गया था। पाकिस्तान लोग में अधिकतर आप लोग देखेंगे तो मुसलमान ही हैं और भारत में तो दोनों ही हैं, ये इसमें तो कोई प्रकार की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सांप्रदायिक चुनाव का प्रणाली शुरुआत करने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड नंबर में जो लिखा गया है इसमें यह बोला गया कि दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली, जो किस प्रकार से दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में। तो निर्वाचन प्रणाली दो तरह से दोषपूर्ण थी, जो कि प्रथम मताधिकार जिसे मतदान के क्षेत्र में बोला जाता है बहुत ही सीमित था। केंद्रीय व्यापक के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में केवल 650 मतदान थे। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पूरे जो निर्वाचन जो क्षेत्र में कितने मतदान थे, तो यहाँ पे 650 थे। सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में औसतः केवल 22 मतदान थे। फलतः केंद्रीय और प्रांतीय व्यापारिक सभाओं की सच्ची प्रतिनिधात्मक संस्थाएं नहीं बन सकी। मतलब इसमें जो बोला गया ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तौर पर इसे मतदान के तौर पर रखा गया था, क्योंकि अगर एकजुटता अगर रहती ना तो किसी प्रकार का दोष नहीं होता, किसी प्रकार का कुछ होने की संभावना नहीं हो सकती थी। तो चलिए अगला जो पॉइंट में है वह है प्रतिगामी अधिनियम, जो प्रतिगामी अधिनियम जो लाया गया था उसके बारे में। तो इसमें यह बोला गया कि इसमें ब्रिटिश सरकार के इस इरादे की ओर सूचित किया गया था कि वह सदस्य प्रतिगामी और अधिकृत स्वार्थ में अपने और करके उसकी मदद से राष्ट्रीयता का हनन करना चाहती थी। जो इसमें बोला गया कि किस प्रकार से अपने राष्ट्रीयता को किस प्रकार से हानि पहुंचाया करती थी उसके बारे में। यहाँ पे गुरुमुख निहाल सिंह थे वो अपने शब्दों में क्या बोले गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इस अभियान के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपनी ऐसी कोई चेष्टा नहीं की जिससे यह पता लग सके कि कोई भारतवासी का अपना शासन आप करने का स्वभाव निर्णय का थोड़ा सा भी अधिकार प्रदान कराया है। मतलब इनके द्वारा यह बोला गया कि किसी भी जो भारत के जो लोग हैं उसको अधिकार किसी का प्राप्त नहीं है, अगर अधिकार प्राप्त है तो अपना शासन नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रतिगामी अभियान जो चलाया गया था इसमें भारत के लोगों का किसी प्रकार का फायदा नहीं था, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो फायदा था वो भारत के जो ब्रिटिश जो लोग थे उसी का था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग देखते हैं वह नेक्स्ट पॉइंट में है विभिन्न संप्रदायों के माताओं में असमानता। जो मताधिकार थी, जो मतदान जो है उसमें असमानता किस प्रकार से थी उसके बारे में। तो इसमें यह बोला गया कि सभी संप्रदायों में मतदाताओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं था। जो मतदान जो था वह सबके लिए एक समान के तौर पर नहीं रखा गया था। हिंदू मतदाताओं के लिए बहुत ऊंची योग रखी गई थी, और जब मुस्लिम के मतदाताओं के लिए बहुत निम्न योग्यता, और मध्यम वर्ग के लिए मुस्लिम जमींदारों, भू राजस्व, भूस्वामी और व्यापारियों को स्नातकों के मताधिकार प्राप्त था। मतलब इसमें यह बोला गया कि सभी के लिए एक समान नहीं रखा गया था। जो ऊपर में जो था, मतलब जिसे प्रथम तौर पर रखा गया था वह हिंदू लोगों को रखा गया था, और सेकेंड में जो रखा गया था वह किसको रखा गया था, वह
जो नीचे निम्न वर्ग में जो रखा गया था वह मुस्लिम वर्ग को रखा गया था, और जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वह मुस्लिम थे, जमींदार थे, भूस्वामी थे, व्यापारी थे, स्नातक थे, ये सारे को मतलब 3 वर्ग में मतदाताओं को रखा गया था। और जब किसी भी वर्ग में गैर मुस्लिम मतदाताओं मताधिकार का वंचित कर दिया गया था। जो किसी अन्य वर्ग में जो थे वह गैर मुस्लिम के तौर पर जो थे उसे वंचित कर दिया गया था कि आप मतदान नहीं कर सकते हैं, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो काट दिया गया था, वंचित कर दिया गया था ये लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वह है प्रशासनिक का अत्यधिक केंद्रीयकरण। जो अत्यधिक केंद्रीयकरण किस प्रकार से था प्रशासन में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1909 के अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को पहले से भी अधिक केंद्रीकृत किया गया था। मतलब इसमें जो 1909 से पहले ही इस अधिनियम को भारतीय प्रशासन से पहले ही इसे अधिक केंद्रीकृत किया गया था। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है कि खांसी हो गया है, इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो है वह है प्रांतीय सरकारों पर केंद्रीय का नियंत्रण पूर्णवत बना रहा, और राजस्व प्रशासन का विधि निर्माण के क्षेत्र में प्रांतों पर केंद्र का निरंतर पूर्ववत बना रहा। मतलब इसमें जो बोला गया कि राजस्व प्रशासन किस प्रकार से इसमें किया गया था, और उस विधि को निर्माण के क्षेत्र पर प्रांतों के क्षेत्र पर केंद्रीय का नियंत्रण किया गया था। स्थानीय शासन के लिए हानिकारक साबित किया गया। जो वहाँ के स्थानीय जो शासन था उस पर काफ़ी ज़्यादा हानि साबित हुआ, मतलब कि दुर्व्यवहार के तौर पर साबित किया गया था। अगला जो इसी में नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, तो इस प्रकार 1909 के अधिनियम दोष मुक्त न था, और वस्तुतः यह चंद्रमा की चमक जो मून सिन जो थे की भांति था। जो चंद्रमा किस प्रकार से होता है कि चमकता है फिर नहीं चमकता, चमकता नहीं चमकता, तो उस प्रकार से यहाँ भी किया गया था। किंतु ब्रिटिश अनुदाइयों ने इस क्रांतिकारी का दमन किया, और उग्रवादी संसदों जैसे में काटन और रसदफ्रॉड ने इस सव्यात शासन की एक किस्त कहा गया था। जो अगर इसमें अगर अनुदारवादियों की अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी का इन्होंने दमन करने का प्रयास किया गया था। अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादियों ने भी इसका स्वागत किया, और किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रश्न पर वे काफ़ी नाखुश थे, और मदन मोहन मालवीय ने इसी आलोचना करते हुए कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट कर दिया गया था। मतलब इसमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उदारवादी की जो स्वागत किया गया था इनके द्वारा ही किया गया था। जो माल मीडिया जो सुधार था इसमें जो मोहन मालवीय की आलोचना हुई थी, और साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता जो थी उसे भी नष्ट करने का प्रयास किया गया था, और नष्ट कर ही दिया गया था। अब देखते हैं तो जो निष्कर्ष के बारे में क्या बोला गया है कि आप लोग एग्जाम के टाइम में निष्कर्ष को जरूर लिख लीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए और जो निष्कर्ष है वो अपना एक कॉपी में लिख लीजिए और उसे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस प्रकार से हम निष्कर्ष को भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो निष्कर्ष अगर लिखते हैं ना तो इसमें 1-2 नंबर अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। तो निष्कर्ष में यह बोला गया कि 1909 के माल मीटर सुधार का अभियान भारतीय राष्ट्रीय के दबाव एवं ब्रिटिश समाजवादी नीति का परिणाम था। यद्यपि इन सुधारों ने भारतीय को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिए और संवैधानिक विकास की दिशा में एक नए कदम बढ़ाया गया था, लेकिन साथ ही उन्हें पृथक निर्वाचन जैसी व्यापक के माध्यम से भारतीय समाज को बांटने का कार्य भी था। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो सामाजिक जो राजनीति का अधिकार दिए गए थे और संवैधानिक का विकास के दिशा के तौर पर बतलाया गया था कि संवैधानिक तौर पर हम विकास किस प्रकार से बढ़ाएंगे और किस प्रकार से माल मीटर सुधार में इसका कहा गया था और लाया गया था। और साथ ही साथ जो भारत के जो लोगों को किस प्रकार से बांटने, जो भारतीय समाज जो था उसको भी बांटने का प्रयास किया गया था, बांटने का कार्य किया गया था। अब साथ में देखते हैं तो इस प्रकार ये सुधार आंशिक प्रगति और गहरे विभाजन दोनों के प्रतीक बन गया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अगले चरण की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। मतलब इसमें यह बोला गया कि किस प्रकार से जो आंशिक प्रगति के गहरे विभाजन किया गया था और दोनों को जो भारत के लोगों को हिंदी मुस्लिम में फूट जो डालने का प्रयास किया गया था और उससे जो विभाजन करने का प्रयास किया गया था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगले चरण के लिए भी तैयार हो गया। जब माल मीटर जो अभियान आया था तो इसमें समझ में आ गया था भारतीय लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के देखते हुए इस कंडीशन में भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता के बाद जब 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के लोगों का एक नया दिशा और नया चमक के साथ अगले के लिए तैयार हो गए थे, ताकि अगर किसी भी प्रकार के अगर ब्रिटिश लोग अगर हमारे पर आक्रमण करें तो उसको हम निपटा सकें। तो यही था जो कि माल मीटर सुधार के बारे में हम बताने का प्रयास किए हैं। तो अगला जो आपके सामने जो क्वेश्चन होने वाला है वो संविधान निर्माण के सभा के योगदान और सीमाओं की विवेचना करना है। तो ये अगला वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।